सो गाइस, आज हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है एक ऐसा ईटीएल पाइपलाइन बनाएंगे जो नाइफाई का यूज़ करके हम लोग सारा सेटअप करेंगे। अरुण वांट्स टू रीजॉइन। अरे ये कैसे आ रहा है? चलो ठीक है। तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव ले देता हूँ कि क्या है हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है कि बिल्ड नो कोड ईटीएल पाइपलाइन। पहले हमने जो भी पाइपलाइन बनाई है, छोटा सा बड़ा सा जो भी बनाया हमने, वो सब कोड करके मतलब पाइस्पार्क का कोडिंग करा है और उससे पाइपलाइन बनाया। अब हम लोग एक ऐसा टूल यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है नाइफाई। वो नो कोड ईटीएल चलाएगा। उसमें हम डेटा को एक्सट्रैक्ट भी करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे और एक जगह लोड भी करेंगे। तो बिल्ड अ नो कोड ईटीएल यूजिंग नाइफाई ELK एंड पाइस्पार्क। अब बताता हूँ क्या-क्या है टूल्स हम लोग यूज़ करने वाले। अच्छा, पाइस्पार्क का यूज़ हम सिर्फ डेटा को एनालाइज़ करेंगे, इससे कोई भी हम लोग ईटीएल नहीं चलाएँगे। मतलब कोई एक्सट्रैक्ट या ट्रांसफॉर्मेशन इससे नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेटा को एनालाइज़ करने के लिए भी हम पाइस्पार्क का यूज़ करते हैं, तो वो पाइस्पार्क से किया जाएगा। ठीक है? तो बेसिकली इस हम लोग स्पार्क की यूज नहीं करेंगे ना? हम लोग स्पार्क यूज़ करेंगे। हाँ, मतलब ईटीएल में मतलब स्पार्क यूज़ नहीं ETL करेंगे। यूज हाँ, नहीं करेंगे। अभी तक शुरुआत से है पूरा, वो बिल्कुल आखिरी में आएगा स्पार्क। ठीक है? पूरा अभी ईटीएल पूरा चल जाएगा तब तक हम लोग पाइस्पार्क का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले सारे टूल्स देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं क्या-क्या हमारे पास टूल्स आएँगे। पहला टूल जो है हमारे पास वो है नाइफाई। तो नाइफाई एक ऐसा टूल होता है जो हेल्प करता है एक ऐसा ईटीएल क्या कहते हैं ईटीएल प्रोसेस बैठाने के लिए जो हमें कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस उसको सोर्स बताओ, डेस्टिनेशन बताओ, जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो बताओ, वो खुद ही अपने आप बैकएंड में सँभाल लेगा। ठीक, तो नाइफाई क्या है? एक नो कोड ईटीएल टूल है। सेकंड सेकंड हमारे पास आता है ELK। ELK में सबसे पहला जो टर्म आता है उसको कहते हैं इलास्टिक सर्च। ठीक है? इलास्टिक सर्च एक टाइप का ऐसा एनालिटिक सर्च इंजन है, मतलब एक टाइप का ऐसा डेटा स्टोरेज भी समझ सकते हो या डेटाबेस, एक्चुअली में है नहीं डेटाबेस ही, बट एक ऐसा एनालिटिकल सर्च इंजन है जिसमें हम लोग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा डालते हैं। ठीक है? एक टाइप का डेटा स्टोरेज ही है ये भी, इसपे बहुत सारे डेटा आ जाते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो बट इसमें क्या है, कोई चीज़ जल्दी से सर्च करने के लिए हम लोग इलास्टिक सर्च का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा कोई सर्च इंजन है, मान लो गूगल है, तो गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसको लार्ज सेट्स ऑफ डेटा पे हिट करना होता है कि क्या आपने ढूँढा है, और उसको पूरा जो भी उसके पास पूरा डेटाबेस भरपार बैठा हुआ, उसमें से वही रिलेवेंट डेटा उठाना है और आपको देना है। तो ये इतने लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में से तुरंत-तुरंत सर्च करना है। तो इस टाइप के जो डेटाबेस होते हैं, इस टाइप के जो स्टोरेज सिस्टम होते हैं या इंजन होते हैं, उन सबको इलास्टिक सर्च कहा जाता है। तो इलास्टिक सर्च पे हमें मेनली डेटा डालना है, उठाएँगे किसी सोर्स से, अभी सोर्स बताया नहीं मैंने, सोर्स बताऊँगा अभी, पर हमारा डेस्टिनेशन यही है, इलास्टिक सर्च पे हम लोग डेटा डालेंगे। ठीक, तो इलास्टिक सर्च एक कह दो एक एन एनालिटिकल सर्च इंजन। ठीक, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। और क्या होता है कि जैसे लॉगिंग्स होते हैं, तो कि कोई भी चीज़ चलाते हैं उसका लॉग्स बनता है तो बहुत सारा डेटा आएगा, लार्ज मतलब जितनी बार भी हम चला रहे हैं कोई भी प्रोग्राम, हमेशा उसका लॉग्स बनता रहेगा। तो हमेशा क्या करेगा वो, आपका इलास्टिक सर्च पे मतलब डेटा डालते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ तुरंत सर्च करना हो और क्या मतलब जल्दी से सर्च करके लाना हो तो इलास्टिक सर्च उसमें हेल्प करता है। ठीक, इलास्टिक सर्च के साथ यहाँ पे डेटा किस फॉर्म में रहता है? NoSQL फॉर्म में, मीन्स की वैल्यू पेयर में। ठीक है? इसमें जो भी हम क्वेरी चलाते हैं वो NoSQL की क्वेरी चलाते हैं, नॉर्मल एसक्यूएल की क्वेरी नहीं चलाते हैं। हालाँकि डेटा स्ट्रक्चर्ड की तरह रहता है उसके अंदर, लेकिन इस पे हम क्वेरी जो चलाते हैं वो
नो एसक्यूएल की तरह चलाते हैं। स्कीमा लेस होता है एकदम नो एसक्यूएल की तरह, मतलब जो एक टाइप का कॉलम होता है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हो। तो ये होता है, सेमी स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये हो गया। और नो एसक्यूएल क्वेरी चलाते हैं, नो एसक्यूएल टाइप का डेटा जाता है उसके अंदर। अभी देखेंगे पूरा, जब इलास्टिक सर्च का पूरा ओवरव्यू देखेंगे तब वो चीज़। देन इलास्टिक सर्च के साथ एक और चीज़ फ्री में आती है, कहो फ्री में नहीं आती, मतलब इलास्टिक सर्च के साथ आता है, उसको कहते हैं किबाना। किबाना एक सिंपल एक विजुअलाइज़ेशन टूल है। अगर जो भी इलास्टिक सर्च पे जो भी डेटा आ रहा है, तो उस डेटा को तो एनालाइज़ करके विजुअलाइज़ करना हो हमें, ठीक है? तो ये एक विजुअलाइज़ेशन टूल है। जैसे अगर मुझे जो भी डेटा उसको ग्राफ में देखना हो, वर्टिकल ग्राफ में देखना हो या पाई चार्ट में देखना हो या किसी भी टाइप का डैशबोर्ड बनाना हो, तो वो विजुअलाइज़ेशन टूल हमारे यहाँ पे इलास्टिक सर्च के लिए किबाना होता है। अब जैसे टैबलू और पावर बीआई भी होता है डैशबोर्डिंग के लिए, बट वो किसी भी सोर्स और किसी भी डेस्टिनेशन या जो भी है, किसी के साथ भी वो मैच हो सकते हैं, मतलब कनेक्ट हो सकते हैं, उसको यूज़ किया जा सकता है। बट किबाना स्पेसिफिकली सिर्फ़ इलास्टिक सर्च के लिए ही बना हुआ है, ठीक है? किबाना को मेनली इलास्टिक सर्च के लिए बनाया गया है और कहीं यूज़ नहीं किया जाता किबाना को, इलास्टिक सर्च के अलावा। तो ई और के का यूज़ हो गया। एल इसमें जो है ईएलके में एल जो है हमारे पास वो है लॉगस्टैश। लॉगस्टैश ये एक टाइप का ऐसा गेटवे समझ लो, जो हमारा जो डेटा है, जो एक्सट्रैक्टेड डेटा है, वो इलास्टिक सर्च को के अंदर डालने के लिए हेल्प करता है। मतलब उसके अंदर एक इंजेक्शन टूल है, ठीक है? एक इंजेक्शन टूल है जो हेल्प करेगा हमारा डेटा को इलास्टिक सर्च के अंदर डालने के में। ठीक, तो ये 4 टूल्स हो गए और लास्ट में तो हमारा पाइस्पार्क है, जो हम यूज़ करेंगे फॉर एनालाइज़िंग। ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे पास सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है? सोर्स है एक ऐसा एचटीटीपी पेज, एक एचटीटीपी पेज है, मतलब एक वेबसाइट है। वो वेबसाइट पे जो भी हम डेटा ला रहे हैं, एक एपीआई गेट रिक्वेस्ट की मदद से ला रहे हैं, मतलब एपीआई से डेटा ला रहे हैं हम। तो एपीआई गेट रिक्वेस्ट की मदद से हम डेटा को फेच कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया। और डेस्टिनेशन तो हमें पता ही है, इलास्टिक सर्च में डेटा डालना है। और बीच में अभी पहले पार्ट में हम लोग जो डेटा अभी डालेंगे S3 बकेट में डालेंगे। देन S3 बकेट से वो डेटा उठेगा जो हमारा लॉगस्टैश उठाएगा और डाल देगा किस में, इंजेक्शन टूल है ना, तो वो किस में डाल देगा, इलास्टिक सर्च में डाल देगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास पाइपलाइन है। तो इस पाइपलाइन का एक वो देख लेते हैं, चार्ट टाइप का, फ्लो चार्ट टाइप का, कि और इजीली क्लियर होगा। तो हेलो यमन, हाउ आर यू? I'm good, bro. What about you? आई एम आल्सो डूइंग गुड। ये देखो, ये दिख रहा है? तो ये एपीआई पेज है जो रिस्पॉन्स देगा, गेट रिस्पॉन्स, ठीक है? वो उठाएगा कौन? एक EC2 मशीन उठाएगा, हमारा अमेज़न का EC2 मशीन यहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। और किसकी हेल्प से? नाइफाई के हेल्प से ये ETL पूरा चलाएगा, एक्सट्रैक्ट भी करेगा, ट्रांसफॉर्म भी करेगा और लोड भी करेगा नाइफाई। तो नाइफाई क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा एपीआई की मदद से। कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे अभी। और अमेज़न S3 के बकेट पे वो डेटा डाल देगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके ऑफ कोर्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, देन उसके बाद डेटा को अमेज़न S3 पे डाल देगा। उसके बाद S3 के बाद जो डेटा डालेगा वो लॉगस्टैश क्या करेगा? EMR, हाँ, एक और EMR हम ओपन करेंगे, उसमें हम स्पार्क और लॉगस्टैश डालेंगे। एंड देन लॉगस्टैश की मदद से S3 से डेटा उठाकर हम लोग इलास्टिक सर्च में डालेंगे। अब इलास्टिक सर्च, अमेज़न के पास एक अपना इलास्टिक सर्च होता है जिसको कहते हैं ओपन सर्च, मतलब सेम ही है, वो भी इलास्टिक सर्च ही होता है, बट थोड़ा रिफाइनमेंट और ऑप्टिमाइजेशन से अमेज़न ने अपना बना रखा है एक इलास्टिक सर्च जिसको कहते हैं ओपन सर्च, जिसके साथ-साथ किबाना भी आएगा, ठीक है? तो मेन हमारा मोटिव रहेगा डेटा को ओपन सर्च के अंदर डालने का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एपीआई से डेटा उठाना है, नाइफाई उठाएगा उसको, जो हमारा चलेगा किस पे? EC2 मशीन पे। वो डेटा को उठा के ट्रांसफॉर्म करके लोड करेगा अमेज़न के S3 बकेट पे। आफ्टर दैट लॉगस्टैश जो हमारा एक नया क्लस्टर क्रिएट करेंगे, EMR क्लस्टर, लॉगस्टैश और स्पार्क उसके अंदर रहेंगे। एंड देन लॉगस्टैश से अमेज़न S3 से वो डेटा उठाएंगे एंड और हमारा ओपन सर्च जो इलास्टिक सर्च है उसमें डेटा डाल देंगे। ये लॉगस्टैश काम करेगा। यहाँ स्पार्क क्या करेगा? और जो हमारे पास डेटा आया
वहाँ से जो इससे S3 से रीड करेगा उस पे हम एनालिटिकल क्वेरी जो मतलब जो भी एनालाइज़ करना चाहते हैं डेटा अपने हिसाब से, वो भी चलाएँगे। ठीक, तो ये हो गया। ये फ्लो चार्ट समझ आ गया सबको? बोलो हाँ। ऐसे मतलब क्या पॉइंट है कि बोलो हाँ। मतलब कि थोड़ा समझ में आ जाए, नहीं समझ आए तब भी बोलो हाँ। क्यों अरुण? ठीक है, आ गया भाई। हाँ। बोलो हाँ। चलो ठीक है, ये हाँ। हमारा अमेज़न लॉगिन नहीं हुआ है क्यों बे? साइन इन, अच्छा ठीक है। पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। चलो ठीक है। तो सबसे पहला काम तो क्या था कि हमें एक EC2 मशीन पे नाइफाई डालना है, ठीक है? तो EC2 मशीन बनाते हैं। आज पहला पार्ट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। अगर एक ही में हो तो सकता है एक ही समय पे सारा क्लियर, बट दिक्कत क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ हो जाएँगी समझने में, क्योंकि नाइफाई इकलौता भी बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। ठीक है, इंस्टेंस बनाते हैं, सिंपल हो, सबको आता है इंस्टेंस बनाना, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, एक नाम दे देते हैं, कोई नाम बताओ, नाम बताओ जल्दी-जल्दी। संदीप। संदीप इंस्टेंस, संदीप इंस्टेंस। अच्छा ये अंडरस्कोर नहीं लगा सकते, EC2 डबल ही हो गया यार, EC2 इंस्टेंस लिख देते हैं सर, EC2 इंस्टेंस, संदीपक 2 इंस्टेंस। चलो अमेजोन लाइनक्स का ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं, 64 बिट आर्किटेक्चर। चलो ठीक है, इंस्टेंस टाइप यहाँ पे सबसे छोटा वाला अपने से सेट कर रखा है, फ्री टायर एलिजिबल वाला जो यूज़ करेगा। जो यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंस टाइप है T2 माइक्रो वाला, इसका मैंने देख के यूज़ किया, अभी ये जो पूरा प्रोजेक्ट है चला के देखा, इससे बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, बंद हो जा रहा था या क्रैश हो जा रहा था ये पूरा इंस्टेंस। तो इस पर मैं नहीं करूँगा और मैं रिकमेंड करता हूँ इस पर ना करें। इस पे थोड़ा-सा ऊपर वाला T2 स्मॉल नहीं, T2 मीडियम वाला, जिस पे 2 सीपीयू कोर हैं, इसमें एक ही सीपीयू कोर था, इसमें 2 सीपीयू कोर हैं और 4 जीबी का रैम है, ठीक है? तो ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, की पेयर जो पुराना हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए की पेयर बना रखा है डेटा टू गियर की नाम से, वो वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे जाते हैं। अलाउ एसएसएस ट्रैफिक फ्रॉम, हम इसको मतलब अपने EC2 को कनेक्ट कैसे करेंगे एसएसएस की मदद से, तो एनीवेयर नहीं, माई आईपी सिर्फ मैं ही कनेक्ट कर पाऊँ, तो माई आईपी कर दिया। 8 जीबी तक का स्टोरेज है, इसमें 30 जीबी तक का फ्री टायर है, तो मैं 25 कर देता हूँ। लो ठीक है, यहाँ समरी आ गया, सब सही लग रहा है, तो मैं लॉन्च डिस्टेंस पे क्लिक कर देता हूँ। ये भी 10-20 सेकंड में लॉन्च हो जाना चाहिए। तो इसको खोलते हैं, संदीप इंस्टेंस 2 जो भी है EC2 इंस्टेंस। अच्छा, की पेयर वाला लॉजिक सबको पता है कि नहीं पता है? की पेयर से कैसे कनेक्ट होता है? जो हमारे पास स्पैम फाइल होती है यहाँ पे, ये वाला, ये आखिर में कनेक्ट कैसे कर रहा है, जो अभी हम टर्मिनल से मतलब उस EC2 मशीन से कनेक्ट कर लेंगे। नहीं पता? बताएं? नहीं। चलो बताते हैं। होता क्या है कि जो हमारे पास की पेयर जिसको कहते हैं, वो की पेयर मतलब है, ये 2 की जनरेट करके देता है, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। जो हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है? जो हम डाउनलोड करते हैं वो एक पब्लिक की है, ठीक है? जो हम डाउनलोड करते हैं ये वाला चीज़, डेटा टू गियर ये की डॉट पेम, ठीक? और जो AWS के पास अपने पास होता है EC2, वो प्राइवेट की लेके बैठा रहता है। जब हम इसका यूज़ करके एसएसएस कनेक्शन बनाते हैं, तो वो दोनों प्राइवेट और पब्लिक को कंपेयर करता है कि दोनों कंपैटिबल हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देन उसके बाद जब वो मैच कर लेता है कि हाँ सही है, प्राइवेट और पब्लिक की मैच कर रहे हैं, तब ये कनेक्शन बैठा देता है, ठीक है? इसलिए वो की पेयर की तरह है, ठीक है? इंस्टेंस रनिंग स्टेज में आ गया। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पब्लिक IPv4 DNS, ये ओपन एड्रेस खोल देते हैं। चलो ठीक है, कनेक्ट करने का तरीका, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे SSH पे हो रखा है, ये डायरेक्ट एग्जांपल की तरह पूरा दे ही देता है कमांड, SSH वाला, SSH-i डेटा टू गियर पेम वाली फाइल, EC2 यूज़र है और @ हमारा ये जो पब्लिक DNS है, तो इसको कॉपी कर देते हैं एंड टर्मिनल खोल के, अच्छा टर्मिनल उसी में खोलता हूँ जहाँ पे मेरा डेटा टू गियर पेम फाइल प्रेजेंट है। तो इस पे राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल,
कमांड बी, एंटर। यहाँ पे यस करूँगा और EC2 पे मैं आ चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा EC2 मशीन है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, नाइफाई को इंस्टॉल करना है। सबसे पहला स्टेप नाइफाई को इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो इंस्टॉल करने में हेल्प करेंगे मेरे को। तो यहाँ पे नाइफाई इंस्टॉलेशन स्टेप, सबसे पहले आपको चाहिए जावा, क्योंकि नाइफाई जो है जावा पे चलता है, इसलिए मैं जावा इंस्टॉल करता हूँ। तो कमांड उसका sudo dnf install java 11, मतलब ओपन GTK 11 वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अभी पहले और भी कमांड होते थे पुराने, लेकिन अब इस समय यही चल रहा है, तो ये वाला यूज़ करूँगा मैं। तो इससे जावा इंस्टॉल हो जाएगा आपके मशीन में। यहाँ पे वाई दबाना है और ये जावा इंस्टॉल कर देगा 10 सेकंड में। 10 सेकंड में। चलो ठीक है, कंफर्म करने के लिए जावा हाइफन वर्जन लिख के देख लो। दिखा रहा है ओपन जेडीके वर्जन 11 वर्जन है। ठीक है, जावा इंस्टॉल हो चुका है आपके मशीन में। उसके बाद आपको नाइफा इंस्टॉल करना है। तो ये वेब से गेट कर रहा है एक ऐसा जार फाइल, या जार नहीं, इसको एक ऐसा कंप्रेस फाइल कहेंगे जो नाइफाई का है। तो इसको फेच करे, डाउनलोड करे, मतलब ये 1.3 GB का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा टाइम ले सकता है। यहाँ पे स्पीड 10 मेगाबाइट्स की आ रही है, तो लगभग 5 मिनट लेना चाहिए इसको। अच्छा, यहाँ पे लिखा है, ठीक है 2 मिनट लेना चाहिए। ठीक है, तो वेट कर सकते हैं। बाकी कुछ पूछना तो पूछ लो। सबको ऑब्जेक्टिव पता है ना कि कहाँ से उठा रहे हैं हम? अच्छा, कहाँ से उठा रहे हैं तो वो भी दिखा देते हैं। तो कहाँ गया, ये रहा। ये हमारा HTTP पेज है, जो वेब पेज है जहाँ से हम लोग डेटा उठाने वाले हैं। ये जेसन फॉर्मेट में, ठीक है, ये जेसन फॉर्मेट में है। हालांकि क्या, ये हमारे पास ये एरे ऑफ जेसन है। यहाँ पे देख रहे हो एक एरे स्टार्ट हो रखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, और लास्ट में एंडिंग पे जाओगे तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर उसमें हर एक डॉक्यूमेंट की तरह समझो। और इसको मैं यहाँ पे लिखूँ प्रीटी प्रिंट, तो अब अच्छे से समझ में आएगा। तो हर एक रो को एक डॉक्यूमेंट की तरह समझो। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, और ये तीसरा डॉक्यूमेंट है। तो यही सब डेटा हम लोग उठाने वाले हैं। किस टाइप का डेटा है ये भी देख लेते हैं। एक्चुअली में ये एक्सीडेंट टाइप का डेटा है, मतलब किसी किसी रोड पे कैसे भी एक्सीडेंट हुए हैं, तो उसका डेट क्या है, क्रैश डेट, क्रैश टाइम कब हुआ था, उस स्ट्रीट का नाम क्या है, और ऑफ स्ट्रीट नेम, नंबर ऑफ पर्सन इंजर्ड, नंबर ऑफ पर्सन किल्ड, नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन इंजर्ड, पेडेस्ट्रियन किल्ड, साइक्लिस्ट इंजर्ड, साइक्लिस्ट किल्ड, मोटरिस्ट, ऐसे करके। और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है व्हीकल का, कि भाई क्या किससे ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ, एग्रेसिव ड्राइविंग, रोड रेज, और व्हीकल टू मतलब कि दूसरे व्हीकल जिस दोनों में हुआ होगा तो उन सब का क्या रीज़न हो सकता है। कोलिजन की एक आईडी दे रखी है, और व्हीकल टाइप कोड 1, सेडान कार है कि कैसी टाइप की कार है, वो सब दे रखा है। तो ऐसी टाइप के सारे डेटा पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक नहीं दे रखा है, बोरो मतलब कि होता है कि सिटी, शहर। तो जैसे यहाँ पे बोरो दे रखा है, ये ब्रुकलिन शहर का है, तो ऐसे ही ये भी ब्रुकलिन शहर का ही दिखा रहा है डेटा। तो जहाँ जहाँ ये, क्योंकि स्कीमलेस डॉक्यूमेंट है, इसलिए कहीं कहीं बोरो है, कहीं कहीं बोरो नहीं है। तो ये है, कहीं कहीं लोकेशन पूरा दे रखा है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब टाइप का डेटा है। ठीक है, तो यही सब डेटा हम उठाएंगे नाइफाई की हेल्प से, उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे, और डेटा डाल देंगे हम लोग उस पर। अच्छा, मतलब सारा डेटा अलग अलग टाइप का ही है मतलब हाँ, बेसिकली अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन हम लोग इसमें बता देंगे कि सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, मतलब कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए हमें, क्योंकि अलग अलग है ना बहुत जगह। तो हम लोग जो मेरे लिए डिज़ायरफुल रहेगा कि मुझे यही सब रिक्वायर्ड है, तो मैं वही सारे से फील्ड्स को उठाऊँगा और उसका ही टेबल बनाऊँगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, कि जो भी डेटा ये उठेगा वो तो जेसन में उठेगा, ठीक है, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में है। पर इस जेसन को हम क्या करेंगे, CSV में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट तो कर लिया जेसन फॉर्मेट में, अब उस जेसन को वो चेंज करेगा इन द फॉर्म ऑफ किसमें, CSV फॉर्मेट में। ठीक है, तो वो भी देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो पहले देख लेते हैं हमारा ये इंस्टॉल हो गया। हाँ, ये इंस्टॉल हो, मतलब अभी तो डाउनलोड हुआ है, इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो ये एलएस करके देखेंगे तो ये एक कंप्रेस फाइल है, इसको अनटार करना पड़ेगा या अनकम्प्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है अनटार करने का, sudo tar -xvf, और जो आपके पास tar फाइल है, gz फाइल है। ठीक, तो उसको रन करेंगे, एंटर दबाएंगे, और ये अनटार करना स्टार्ट कर दिया इसने।
ठीक है, इसने अनटार कर दिया, एलएस करते हैं। अब जो भी इसने अनटार किया वो एक फ़ोल्डर में अनटार कर दिया, मतलब अनज़िप कर दिया इसने, और इसको हम लोग खोल के देखेंगे इसके फ़ोल्डर के अंदर जाके cd नाइफाई। अब इस फ़ोल्डर के अंदर जाए एलएस देख लेते हैं। इसके अंदर पूरा दे रखा है लाइसेंस, नोटिस, रीडमी, बिन फ़ोल्डर, कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर, डॉक्स, एक्सटेंशन, लाइब्रेरी। ठीक है? तो ये नॉर्मल जैसे कोई भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो ऐसे ही टाइप के सारे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनता है। अब क्या करना है? अब हाँ, एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाइफ जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर है ना, इसके अंदर एक नाइफ़ाई प्रॉपर्टीज़ करके फ़ाइल है। इस पे नाइफ़ाई की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि किस सर्वर पे चल रहा है, कौन-सा पोर्ट पे चलेगा आपके यूआरएल पे, वेब पे कौन-सा पोर्ट रहेगा। तो ये सारे मशीन पे कौन से पोर्ट पे चलेगा, वेब पे कौन-सा पोर्ट से आप लॉगिन करके देख सकते हो वेब यूआई उसका, ये सब इस पे इन्फॉर्मेशन होता है। एक बार इसको भी खोल के देख लेते हैं क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये विम एडिटर खोला, सूडो विम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नाइफ़ाई प्रॉपर्टीज़ होगी, एंटर दबाओ, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल सारी खुल गई, बड़ी-सी है, ठीक है। इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है कि आपका नाइफ़ाई कैसे कॉन्फ़िगर हो रखा है, और यहाँ पे अगर जाएँगे थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे बता रखा होगा कि वेब पोर्टल पे आपका कौन-सा पोर्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइफ़ाई वेब एचटीटीपी पोर्ट 8080, मतलब कि आप जब अ नाइफ़ाई को यूज़ करोगे अपने क्रोम अपने ब्राउज़र पे, तो किस पोर्ट पे जाके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बोलेगा जब आप रन कर दोगे तो इस पोर्ट पे जाके एक्सेस कर सकते हो अपना, ठीक है? तो इस विम एडिटर से मैं बाहर आ जाता हूँ। अब नाइफ़ाई हो चुका है इंस्टॉल, अब मुझे क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। क्या हुआ? समथिंग नाइफ़ाई इज़ बिल्ड ऑन जावा आई गेस, यस, तभी जावा हमने पहले इंस्टॉल किया था कि जावा से ही चलता है वो। नाइफ़ाई स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल, तो कमांड ये है sudo, ये बिन फ़ोल्डर, इसी बिन के अंदर नाइफ़ाई का एक बैश फ़ाइल है, उसको स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंटर दबा देना है, ठीक है? तो ये थोड़ा वार्निंग देगा कि यहाँ पे जावा होम डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि जावा सिर्फ इंस्टॉल कर दिया, बट एक जावा होम देनी पड़ती है, डायरेक्टरी देनी पड़ती है, वो नहीं दे रहा, पर ठीक है, हमारा काम इससे चल जाएगा। तो नाइफ़ाई स्टार्ट हो चुका है। देखने के लिए कि नाइफ़ाई स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये वाला कमांड जहाँ पे स्टार्ट लिखा था वहाँ पे स्टेटस लिख दो, तो वो स्टेटस बता देगा कि नाइफ़ाई का अभी इस समय क्या स्टेटस है। तो इस पे भी दिखा रहा है कि अपाचे नाइफ़ाई इज़ करंटली रनिंग लिस्टनिंग ऑन बूटस्ट्रैप ऑन पोर्ट ये 40835, ठीक है। ये पोर्ट जो है, ये पोर्ट डिफरेंट है, ये हमारे लोकल मतलब उस पोर्ट का है जिस पे हमारा अपाचे नाइफ़ाई रन कर रहा है, और वेब यूआई का जो पोर्ट है वो 8080 है, जिस पे हम लोग एक्सेस करके देखेंगे, ठीक है। तो खोलते हैं अब वेब यूआई को, क्योंकि उसी से काम करना है। तो किस पे वो वेब यूआई, हमारे EC2 मशीन के वेब यूआई पे जाना पड़ेगा। तो मतलब इसका जो इंस्टेंस है, इसका जो पब्लिक IPv4 एड्रेस है, इस पे मुझे 8080 पोर्ट पे जाना पड़ेगा। मतलब इसके पोर्ट पे, ये वाला पे कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, कोई गलत ना हो, और इसके पे 8080 पे जाके मेरा नाइफ़ाई खुल जाना चाहिए। तो नाइफ़ाई तुरंत खुलना चाहिए, अगर कुछ मतलब ज़्यादा टाइम तक लोड कर रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। क्या हो सकता है? क्या हुआ है कि हमारा जो कनेक्शन है EC2 का, वो अभी इस समय अ, सिर्फ़ SSH को अलाउ कर रखा है हमने। यहाँ सिक्योरिटी में जाएँगे और सिक्योरिटी ग्रुप्स पे जाके देखेंगे, तो EC2 जो है उसको सिर्फ़ अभी अलाउ कर रखा है SSH टाइप का कनेक्शन। यहाँ पे हम HTTP टाइप का कनेक्शन की तरह जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो तो अलाउ ही नहीं किया, हमने सिर्फ़ SSH ही टाइप का अलाउ किया है। तो यहाँ पे जाके एडिट इनबाउंड रूल्स, और यहाँ पे लिख देंगे ऐड रूल, और यहाँ पे देंगे एचटीटीपी, या एचटीटीपी दो या तो ऑल ट्रैफिक दे दो, सारी टाइप की जो भी ट्रैफिक हो वो मेरे IPv4 पे एड्रेस पे, मेरे IP एड्रेस पे अलाउ करे। तो ये सेव करने के बाद ये जो चीज़ है ये खुल जाना चाहिए। अगर नहीं खुलता है तो, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया था, ये सुबह नहीं खुल रहा था बहुत बार, और तो थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। 8080, तो लिंक खुल गया, चलो बढ़िया बात है। तो वही किया मैंने, क्या किया, एक एडिट इनबाउंड रूल्स पे एक ऑल ट्रैफिक कर दिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, SSH वाले को मैं अगर डिलीट भी कर दूँ ना तब भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने ये वाली भी चीज़ इसमें इंक्लूड कर दी है। तो एक टाइप का ये क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया कि जब ऑल ट्रैफिक में सारा इंक्लूड ही हो रहा है मेरे IP एड्रेस पे, तो ये खुल जाना चाहिए। तो ये नाइफ़े खोल रहा है, फिर से खोल के देखते हैं, चलना चाहिए। अच्छा हाँ, नेट मेरा वो हुआ है ना, डिस्कनेक्ट होके वापस खुला है, तो हो सकता है मेरी IP चेंज हो गई हो इस समय।
पर मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में डाल रखा है कि जो मेरी आईपी पुरानी वाली थी उस पे चले, है ना? ठीक है, समझ रहे हो ना? हम्म। तो मुझे तो वो उसमें फिर से जाके करना अपनी पड़ेगा। आईपी ऐड कर दो ना। हाँ, फिर से जाके मुझे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, पता नहीं क्या-क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमेशा न कभी नेट के साथ डिस्कनेक्शन हो जाए, रिकनेक्ट हो तो आईपी आपकी चेंज हो जाती है, तो वो आपको दोबारा सिक्योरिटी ग्रुप में जाके फिर से माई आईपी कर दो, या तो एनीवेयर कर दोगे तब तो कोई डाउट ही नहीं, पर एनीवेयर करना नहीं चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में अश्विन, जाइए। ऐसा भी तो होता है कि हम लोग अपना नेटवर्क प्रोवाइडर से अगर कहते हैं डायनेमिक आईपी ना लेके क्या हाँ, कहते हैं स्टैटिक उसे, आईपी स्टैटिक आईपी ले लेते हैं तो वो बेटर रहता है। होता तो है, लेकिन बहुत तो बहुत जगह जो मतलब कनेक्शन में दिक्कत होता है। मतलब हमारा क्या है, वाईफाई को जैसे होता है ना, तो वाईफाई स्टैटिक पे ही ढूंढेगा कि हमारी तो चेंज होना नहीं चाहिए, पर अलग अलग जहाँ भी हम बाहर जाते हैं, जैसे हमारा जीबीयू का था, वो स्टैटिक पे नहीं था, बहुत लोगों का मोबाइल सेट हो रखा था स्टैटिक पे, तो बहुत लोगों का वाईफाई चलता ही नहीं था, तो मैं जाके सबका डायनेमिक कराता था कि डायनेमिक पे जाओ। तो वो बात थी। तो वही है कि मतलब कर तो सकते हैं, बट ये है कि दोबारा किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करो तो अपने आप को जाके वहाँ पे पर्सनली सेट करना पड़ेगा कि हाँ डायनेमिक करना है, अगर दूसरे किसी नेटवर्क से कर रहे हो तो। चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे वहाँ पे जाके माई आईपी कर देता हूँ। चेंज हुआ है ना, यहाँ पे 16 था, अब 222 हो गया, ठीक है। माई आईपी ये भी सेव रूल्स, ये हो गया है मेरा, ये भी भाग गया होगा शायद, हाँ ये भाग चुका है। तो फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट हो गया है। CD नाईफाई, ठीक है। और स्टेटस कर लेते हैं पता कि नाईफाई चल रहा है कि नहीं। तो नाईफाई चल रहा है, बढ़िया। इसको भी रिफ्रेश करके देखते हैं। चलो नाईफाई खोल रहा है, वो मैंने क्लोज कर दिया। चलो, ये हो गया नाईफाई का हमारा डैशबोर्ड, ऐसे दिखता है नाईफाई। थोड़ा डार्क है पर एक्चुअली में डार्क लगता नहीं, डार्क रीडर हटाओ, ऐसे वाइट में दिखता है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अच्छा ये क्या नेविगेट वेविगेट है, ये सब चीज़ें नाईफाई का जो हम पूरा आर्किटेक्चर बना लेंगे, तो नाईफाई फ्लो यहाँ से प्ले बटन दबाएंगे, सारा एक साथ चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको ठीक है, बाद में अभी अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे इसको। सबसे पहले नाईफाई में होता क्या है, जो भी हमारे पास टास्क हैं उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग प्रोसेसर ऐड करते हैं, हर एक सिंपल सिंपल टास्क के लिए। जैसे कि कोई HTTP से अश्विन, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। एक ये यूआई कैसा आया? तूने हैशटैग नाइफाई डाला क्या यूआरएल में? ये 8080 करा क्योंकि इसी पे हमारा वेब यूआई था, इसने अपने आप नाईफाई वहाँ पे लगा दिया। तो जब हमने लास्ट टाइम खोल के देखा था वो ये तो खुला नहीं था। यही था, दोबारा खोल के 8080 दिखाएगा? तक मैंने टाइप किया था, ठीक है। 8080 तक मैंने टाइप किया था, फिर से यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। दिखा दो। तब इसका डिस्कनेक्ट हो गया था ना। हाँ, वो दिखाई नहीं था। चलो ठीक है, ये वाला यूआरएल पता था कहाँ से लाया मैं, ये हाँ 13। हाँ, ये तो पता है। AWS के बाद 8080 लगा दिया। हाँ 8080 लगा दिया। तो ये एक्चुअली में स्लैश नाईफाई लिखना पड़ता है, तो वही बोल रहा है डिड यू मीन नाईफाई, तो अपने आप ही रिडायरेक्ट कर देगा वो उसी पे, समझ क्योंकि गया, पता समझ है अरे इसी पे। लास्ट टाइम डिड यू मीन पे टक गए थे ना। हाँ, वो वहाँ पे चलो ठीक है, तो हर एक सिंपल टास्क के लिए हम लोग प्रोसेसर ऐड करते हैं, तो ये वाला जो है प्रोसेसर ऐड करवाता है। तो सबसे पहले हम प्रोसेसर ऐड करेंगे डेटा को फेच करने के लिए, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ई वाला पार्ट कहाँ से लाना है, उसको एक HTTP पेज से लाना है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे इन्वोक HTTP, ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो HTTP पेज से डेटा को लाता है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर करेंगे, पर एक चीज़ मैं नोट्स खोल लेता हूँ, थोड़ा मुझे याद रहेगा कि हाँ मैं सीरियल अच्छा वाइज जाता हूँ। ये मतलब और भी सपोर्ट करता है? हाँ बहुत ज़्यादा है इसके पास प्रोसेसर। अगर यहाँ पे नाईफाई इंस्टॉल करते समय देखोगे ना, ये इसके पास कसांड्रा, मोंगो डीबी, अरे जो नाम बोलो वो है। मतलब जैसे कि हमने पिछली बार जो यूज किया था तो वो भी कर सकते हैं ना, जैसे हाँ हाँ, सीक्वल से। माई सीक्वल से S3 या जो भी है। मतलब सिंपल भी है, मतलब इसीलिए नो कोड ETL है, मतलब मैक्सिमम ही इसके पास वो रहते हैं। बट यही है कि बैकेंड पे ये खुद संभाल रहा है, तुम्हें कस्टमाइज करना है तो तुम्हें अपना स्पार्क यूज़ करना पड़ेगा, अपने से कोड करो, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेसर है हमारा इन्वोक HTTP। इसमें हम लोग कॉन्फ़िगर पे करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करो, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो, और यहाँ पे दो टैब हमें ज़्यादा ध्यान देने, सेटिंग्स वाले और प्रॉपर्टीज़ वाले, ठीक है।
तो प्रॉपर्टीज़ वाले पे तो हमें बताना कि क्या-क्या इसमें कॉन्फ़िगर करना है हमें। तो एचटीटीपी मेथड, गेट मेथड यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम कभी एपीआई से डेटा लेते हैं तो गेट मेथड से डेटा रिस्पॉन्स लेते हैं हम लोग। तो और यहाँ पे रिमोट यूआरएल, जो हमारे पास यूआरएल है, तो यूआरएल कहाँ पे? ये वाला यूआरएल, तो ये वाला यूआरएल पेस्ट कर दो। कमांड सी, और कहाँ गया माई-फाई, ये रहा। ये रिमोट यूआरएल पे पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे एचटीटीपी रिकॉर्ड हुआ, हाँ ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ सेटिंग्स में यहाँ पे क्या करना है कि ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ ध्यान देनी है कि ऑटोमेटिकली टर्मिनेट रिलेशनशिप्स, मतलब कि इसके पास जो भी डेटा आ रहा होगा, ठीक है, तो कौन कौन से डेटा उसको भेजने हैं आगे और कौन कौन से टर्मिनेट कर देने हैं। तो इसके पास जो भी डेटा होगा वो एक रिस्पॉन्स टाइप का डेटा आ रहा होगा, बाकी जो फेलियर होंगे तो फेलियर से हमें लेना देना नहीं है, नो रिट्राई से भी कोई लेना देना नहीं है, ओरिजिनल से भी लेना देना नहीं है। तो इन सबको टर्मिनेट कर दें, जिस पे टिक कर रहा हूँ वो सब टर्मिनेट कर देगा, और रिट्राई से भी लेना देना है। हमें सिर्फ रिस्पॉन्स से लेना देना है, इसीलिए हम रिस्पॉन्स को रखे रहने दें, टर्मिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, डेटा तो इन्वोक कर लिया है, इन्वोक एचटीटीपी से डेटा इन्वोक हो जाएगा। देन हमें ये क्या है, किस टाइप का डेटा लाएगा, ये जेसन फॉर्मेट का डेटा लाएगा। जेसन फॉर्मेट डेटा कैसे है हमारे पास, तो ये लिस्ट ऑफ जेसन है, ठीक है, मतलब एक जेसन, दूसरा जेसन, तीसरा जेसन, ऐसे करके बहुत सारे जेसन एक ही लिस्ट में है, मतलब एक ही एरे में कहो या लिस्ट में कहो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन सबको स्प्लिट करेंगे, अलग अलग जेसन करेंगे सबको। तो एक नया प्रोसेसर ऐड करते हैं, स्प्लिट जेसन, इसका नाम ही है स्प्लिट जेसन। तो ये यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। तो जब जैसे ऐड करते हैं इसको, मुझे यहाँ इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, मतलब फ्लो यही है। तो इसको ड्रैग करके, यहाँ से एरो आ रहा था ना, उसको ड्रैग करके मैं इस पे लेके आ जाऊँगा, अपने आप जैसे ग्रीन आ जाएगा, इस पे छोड़ दो। जैसे ही छोड़ोगे एक पॉपअप आ जाएगा कि भैया आप इसके साथ क्या रिलेशन बैठाना चाहते हो। तो यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वही देखना है, बाकी फेलियर, नो ट्राई, ओरिजिनल से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं रिस्पॉन्स पे क्लिक करूँगा, कि सिर्फ रिस्पॉन्स वाली चीज़ पे ध्यान देना। फेलियर, नो ट्राई, ये सभी चीज़ें आ सकती हैं, तो इन सब पे ध्यान मत देना। ठीक है, तो ये ऐड कर देंगे। जैसे ही कोई पुराना वाला प्रोसेसर सही स्टेज पे पहुंच जाता है तो ये अपने आप स्टॉप मोड में आ जाएगा। अगर वार्निंग मोड पे वार्निंग वाला आइकन दिखा रहा है, दैट मीन्स कि अभी भी ये ठीक से सेटअप नहीं हो रखा। तो अभी ये वाला सेटअप हो गया, हम इसको भी सेटअप करते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट जेसन को भी राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पे भी सेटिंग्स और प्रॉपर्टीज़ पे ही जाएंगे। पहले सेटिंग्स पे देख लेते हैं क्या होता है, कि अब यहाँ पे मुझे फेलियर से लेना देना नहीं है, ओरिजिनल से लेना देना नहीं है, मुझे बस स्प्लिट वाले जो भी चीज़ स्प्लिट होके आ रहे हैं उन सब से लेना देना है। तो इसी को मैं टर्मिनेट नहीं करूँगा, यहाँ पे लिखना है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट, इसको टर्मिनेट नहीं करूँगा, उसको रहने दूंगा। और प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेसन पाथ एक्सप्रेशन, कि मतलब किस टाइप का जेसन का पाथ, क्या मतलब जेसन का सारे डेटा मुझे उठाने। तो यहाँ पे लिखने का तरीका होता है डॉलर डॉट, एक बार कंफर्म कर लूँ, डॉलर डॉट स्टार, मतलब जेसन जितने भी आ रहे हैं सारे डेटा आपको उठाने, कोई भी छोड़ना नहीं है। या कोई भी, मतलब यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर कुछ लिख देता हूँ फील्ड तो वैसे वही उठाएगा, पर मुझे सारे ही फील्ड्स उठाने, सारे एक्सप्रेशन उठाने। तो एक टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप का आप दे रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ओके दबाऊंगा और सारी ही चीज़ें डेटा उठा लेगा ये। अप्लाई करता हूँ, तो ये तैयार हो चुका है। अब जैसे कोई नया इसका एक्सेप्ट करने वाला एक प्रोसेसर ऐड करूँगा तो ये भी नॉर्मल स्टॉप फेज में आ जाएगा, जैसे कि ये हो रखा है। ठीक है, यस। अश्वनी, अगर इफ यू वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल फील्ड्स तो कैसे लिखेंगे, कॉमा देके लिखेंगे या फिर कैसे होगा? वो अभी आगे वाले में, अभी क्या है कि हम लोग जेसन को अभी स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे एक आता है, हम इवेलुएट जेसन पाथ। ठीक है, उसमें हम लोग बताएंगे कि जेसन में से आपको क्या क्या फील्ड्स चाहिए और जिनकी जरूरत है, क्या क्या नहीं चाहिए। तो इसी के अगला ही है स्प्लिट जेसन। अब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है स्प्लिट होके आ चुका है, मतलब हर एक का अब अपना अपना एक जेसन आ चुका है इसके हाथ में। अब उस जेसन में से हमें जो जो जरूरत चीज़ है वही चीज़ हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें नया प्रोसेसर ऐड करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग इवेलुएट जेसन पाथ। ऐसे ड्रैग करके नीचे लाया, यहाँ पे लिखूंगा इवेलुएट जेसन पाथ, डबल क्लिक कर दिया, उसी पे खुल गया ये। ठीक, फिर से इसको इसके साथ अटैच करेंगे, और जब अटैच करेंगे तो क्या करना है, हमें स्प्लिट वाली चीज़ से ही ध्यान देना, बाकी फेलियर ओरिजिनल से हमें नहीं लेना देना। तो ऐड कर देंगे इसको। ये सही स्टेज में है, मतलब सही स्टेटस हुआ है, तो ये अपने आप अच्छे से स्टॉप स्टेटस में, कुछ भी वार्निंग हो तो ये ऐसे टाइप का दिखाएगा।
जैसे इसमें बता रहा है जेसन पाथ इनवैलिड हो रखा है, रिलेशनशिप फेलियर, अभी ये चीज़, तो ये सब हमें सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं, हमें किससे लेना देना है, फेलियर से लेना देना नहीं है, अनमैच से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मैच वाले डेटा से लेना देना है। तो मैच क्या कराने वाला है ये भी तो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और डेस्टिनेशन में यहाँ पे बताएंगे फ्लो फाइल जो है एट्रीब्यूट टाइप्स है, मतलब कि जो भी डेटा आ रहा है उसमें हम एट्रीब्यूट वाइज डेटा को उठाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंटेंट वाइज पूरा नहीं, एट्रीब्यूट टाइप से डेटा उठाएंगे। मतलब जो भी फील्ड्स है हमारे, अगर यहाँ फील्ड देखा जाए तो ये सब एट्रीब्यूट्स है ना, तो ये एट्रीब्यूट्स टाइप का डेटा को उठाएंगे। और कहाँ गया, ये रहा, ओके दबाओ। देन उसके बाद यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन कौन से फील्ड्स, तो यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड फील्ड पे यहाँ पे अलग अलग फील्ड या प्रॉपर्टी, यहाँ अलग अलग फील्ड हमें अटैच करनी पड़ेगी। तो पहला फील्ड डालते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास ये डेटा है तो इसमें मुझे सबसे पहला फील्ड चाहिए, लेट्स से कि क्रैश डेट वाला फील्ड चाहिए। जो जो फील्ड चाहिए वही सब सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्रैश डेट वाला फील्ड चाहिए। तो ये तो प्रॉपर्टी नेम है, मतलब कि आपका कॉलम का नेम क्या होना चाहिए, तो कॉलम का नेम तो हम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, क्रैश डेट ही सेम रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और वैल्यू में वही सेम नाम होना चाहिए जो वहाँ पे आपके डेटा में है, मतलब यही सेम, यहाँ पे हम अलग नाम नहीं रख सकते। और यहाँ पे ऐसे लिखने का तरीका होता है कि जो आपका डॉलर डॉट, ये यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे ये एक स्पेस भी आ जा रहा है, तो स्पेस का ध्यान देते हुए स्पेस बैकअप, एक काम करता हूँ, इसको मैं जेसन लिंट में खोल देता हूँ, जिसकी वजह से स्पेस वेस सेलेक्ट नहीं होगा, जेसन लिंट। इसको ऐसे यहाँ से एक, अगर ऐसे हो आप जेसन वैलिडेट करके भी अच्छे से देख सकते हो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कमांड सी कमांड बी वैलिडेट जेसन। ठीक है, यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी वहाँ से भी कर पा रहा था पर उससे एक स्पेस एक्स्ट्रा आ जा रहा था, इससे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला मुझे चाहिए जैसे क्रैश टाइम चाहिए, तो क्रैश टाइम भी मैंने ओके कर दिया, यहाँ पे डॉलर डॉट, अब यहाँ स्पेस नहीं आ रहा, ठीक है ओके। फिर उसके बाद प्लस, अगला मुझे चाहिए लेट्स से ऑन स्ट्रीट नेम, तो यहाँ पर थोड़े बहुत मैं जो आगे के जैसे बना रखे उसी के हिसाब से ले रहा हूँ। देन मुझे चाहिए नंबर ऑफ पर्सन इंजर्ड, ये वाला फील्ड, नंबर ऑफ पर्सन इंजर्ड। अच्छा, ऑन स्ट्रीट नेम में मुझे यहाँ लिखना भी तो पड़ेगा, डॉलर डॉट ऑन स्ट्रीट नेम, इसकी वैल्यू नहीं दिया था मैंने तो यहाँ दे देते हैं, ओके। फिर अगला चाहिए नंबर ऑफ पर्सन इंजर्ड, और यहाँ पे डॉलर डॉट नंबर ऑफ पर्सन इंजर्ड, ओके। फिर अगला फील्ड प्रॉपर्टी नेम, हमें चाहिए नंबर ऑफ पर्सन किल्ड, डॉलर डॉट, ये हो गया ठीक। फिर उसके आगे चाहिए हमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर व्हीकल 1, ये वाला, ये सबको स्किप कर रहा हूँ मैं, पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट और मोटरिस्ट को। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर व्हीकल 1, व्हीकल 1 का क्या गलती था तो ये देख लेते हैं, डॉलर डॉट कमांड बी। फिर एक और फील्ड कंट्रीब्यूटिंग व्हीकल 2 का भी देख लेते हैं, डॉलर डॉट, ये हो गया। फिर आगे मुझे जो फील्ड चाहिए वो है कोलिजन आईडी। अश्विन, अगर हम इस कोई फील्ड बना के उसमें कुछ दो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाना चाहे वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, ऐड और जैसे मान लो सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट, मतलब अप एंड पीछे, जैसे मान लो एक वैल्यू है उसके पीछे दूसरी वैल्यू अप एंड करा दो, मान लो नेम होता है, वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम तीनों आते हैं ना, तो हम तीनों को अप एंड करवा के भी डाल सकते हैं एक कॉलम में ऐसे यहाँ पे अच्छा ऐसे करके देख। कॉमा देख के हाँ, ऐसा जैसे करके, जैसे पहला वाला है, पहला वाला हाँ, और दूसरा वाला स्पेस के साथ अप एंड करवा सकते हैं हम यहाँ पे। ऐसे कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देनी है, पर शायद हो सके, जैसे मान लो यहाँ प्लस कर देता हूँ तो स्ट्रिंग को शायद वो अटैच कर दे, कॉन्कैटिनेट कर दे, पर ट्राई नहीं किया मैंने। इसके लिए एक और मे भी यहाँ पे ना हो, वी विल नीड टू ट्राई इट, लेकिन आगे एक प्रोसेसर आता है जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह का कर सकते हैं। उस प्रोसेसर को यूज करके आप कुछ भी मतलब एग्रीगेट फंक्शन या फिर ये सब लगा सकते हो।
ठीक है, वो तो हम ईटीएल वाला तो काम आगे करेंगे ही, पर अभी मेरे को ये था कि उठाते हुए वो लोग एपीआई से डेटा उठा रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग इसमें कॉलम कम कर सकते हैं ना एक आध, अगर हम यहीं पे कम करना चाहें तो। हाँ तो मे वही भी मुझे चेक करना पड़ेगा, बट शायद यहाँ पे नहीं है, अगले वाले पे आएगा। मतलब कुछ भी इस तरह का अरिथमेटिक करना है आपको ना, जैसे फर्स्ट नेम मिडिल नेम को ऐड करना है, तो एक जेसन ऐड, सॉरी एक प्रोसेसर ऐड होगा आगे। ये भी ऐड कर देते हैं व्हीकल टाइप, और एक ये भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक बोरो मतलब सिटी टाइप का भी नहीं है, लेकिन हमें पता है वो है, मतलब कई कई डेटा में रखा हुआ है। इसको मैं ठीक से करता हूँ, जैसे तो बोरो जहाँ लिखा हुआ वो भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। डॉलर डॉट, ये यहाँ पे एक स्पेस आ गया, बैक स्पेस, ओके ठीक है। तो ये सब हमने सेलेक्ट कर लिए कि ये सब डेटा मतलब जो भी जेसन आ रहा है उसमें से यही सब कॉलम्स वैल्यू उठाएं, ठीक है। तो ये जब ये देगा हमें, ये मैच टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, दैट मीन्स कि वो कॉलम वैल्यूज अब रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हमारा डेटा हट के जो जेसन फॉर्मेट में था, अब वो कॉलम वैल्यूज टाइप के डेटा में आ चुका है, की वैल्यू पेयर समझ लो वैसा टाइप का। अप्लाई करते हैं, और कुछ तो और कॉन्फ़िगर नहीं करना था, मैंने वहाँ इसमें कर लिया था, हाँ इसमें कर लिया था, ठीक है। अब जेसन इवेलुएट हो गया, मतलब हमें क्या क्या कॉलम चाहिए वो सब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए हैं, ठीक। अगर इन केस मान लो ऐसा आता है, जैसे कि कोई इसमें ऐसा नेस्टेड टाइप का की वैल्यू पेयर आ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, या मेरे पास एक एग्जांपल नोट भी होगा ये वाला टाइप का, तो वो कैसे लिखोगे आप उसमें नाइफाई के अंदर, कि अगर की के अंदर की वन है और उसकी कुछ वैल्यू है, तो डॉलर डॉट की डॉट की डॉट की वन, ठीक है, डॉट की वन, मतलब ऐसे करके आप नेस्टेड वाले वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाओगे इसमें, यहाँ पे जहाँ पे मैं अटैच कर रहा था प्रॉपर्टीज़ पे, ऐसे, ठीक है। डॉलर डॉट की डॉट वन, ठीक, ये हो गया। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ आई उसको हम लोग चेंज करेंगे, हमें क्या करना है अल्टीमेटली CSV फॉर्मेट में लाना है डेटा को। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट जो भी आया उसको क्या कहते हैं, जो की वैल्यू सॉरी कॉलम वैल्यूज़ का जो टेक्स्ट आया उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे ऐसा कॉमा की तरफ। तो इसमें एक अलग से प्रोसेसर ऐड करेंगे जिसका नाम होता है रिप्लेस टेक्स्ट, ठीक। तो इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके साथ अटैच करेंगे, और मुझे इसमें से मैच से लेना देना है ऐड। अश्वानी इस पे वार्निंग आ रही है, तो जैसे ही हम अटैच कर देते हैं तो ये वाले पे वार्निंग हट जाती है, ठीक है। अब जैसे ये अटैच नहीं हो रखा किसी के साथ, तो अभी जब तक वार्निंग आती ही रहेगी, जैसे ही कोई इसके साथ अटैच हो जाएगा तो इसकी भी वार्निंग चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कुछ आउटपुट दे रहा है, वो आउटपुट को लेने के लिए कुछ रेडी कोई होना चाहिए, तो अभी तक नहीं है, इसलिए वार्निंग देता रहेगा पूरा लास्ट तक। जैसे कोई अटैच कर देता हूँ तो वार्निंग भी हट जाती है अपने आप, ठीक है। अब रिप्लेस टेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें भी सेटिंग्स में मुझे सक्सेस से लेना देना है, इसलिए फेलियर को हमें टर्मिनेट करना है। और प्रॉपर्टीज़ में सारे सर्च वैल्यू यहाँ पे मतलब सारे टाइप की, ये जो फॉर्मेट है ये है सारे टाइप के स्ट्रिंग वैल्यूज़, ठीक है। सारे टाइप के मुझे स्ट्रिंग वैल्यूज़ चाहिए। और रिप्लेसमेंट वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या होता है यहाँ पे एक ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, रिप्लेसमेंट वैल्यू में ये आपको डालना है क्या कि जो मैं चाहता हूँ सबसे पहले कोलिजन आईडी का कॉलम बने, ठीक है। और एस्केप CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में आना चाहिए, पहले कोलिजन आईडी, देन क्रैश डेट, देन क्रैश टाइम में ये। और एस्केप CSV मतलब होता है कि अगर मान लो कोई वैल्यू में ही कॉमा आ जाए तो उसको एस्केप मतलब उसको ध्यान मत देना, उसको मतलब स्प्लिट मत कर देना ऐसा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। एस्केप CSV यूज़ किया कभी किसी ने पहले? जैसे मान लो किसी का नेम है, ठीक है, ऐसे करके अश्वनी आ रखा है और एड्रेस दे रखा है दिल्ली। मैंने काम तो करा इसमें, पर कभी भी एस्केप CSV किसी का फंक्शन है कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो उसे मैनुअली करते हैं। अगर कॉमा आता तो हम उसे किसी जैसे @ या फिर अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद अपना काम CSV पे कर लेते हैं। अच्छा ठीक है,
तो वही सादिक नगर ऐसे करके मैं मान लो दिल्ली लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो वैल्यू आए यहाँ पे नेम के नीचे आए अश्वनी, और यहाँ पे कॉमा दे के आ जाए भाई, कॉमा दे के एड्रेस आए, और अश्वनी के बाद यहाँ पे सादिक नगर ये आए। तो इसको ऐसा होल एक एंटिटी या एक वैल्यू समझे एड्रेस की, ठीक है। मतलब ऐसे कॉमा नहीं होता एक्चुअली, बट हाँ एक इसको एक एंटिटी समझे। तो वही बोल रहा हूँ कि वो एस्केप, अगर ऐसा टाइप का आ रहा है डेटा तो उसको एस्केप कर देना, और जो पूरा होल वैल्यू लेना है एक कॉलम के नीचे के लिए, ठीक है। तो एड्रेस के लिए पूरी वैल्यू को ध्यान देगा ये, तो इसलिए एस्केप वैल्यू, एस्केप CSV लिखा है। बाकी यही मेनली है कि सारे को CSV फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना, तो यही चीज़ मुझे कॉपी करके डालनी है। तो वही सिर्फ कोलिजन ID पहले रखना चाहता हूँ, फिर क्रैश डेट, फिर क्रैश टाइम, ऑन स्टेट नेम, नंबर ऑफ पर्सन इंजर्ड, नंबर ऑफ पर्सन किल्ड, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर व्हीकल 1, व्हीकल 2, ये व्हीकल कोड 1, व्हीकल टाइप कोड 2, बोरो, ये ठीक कॉपी कर लिया मैंने। और यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था इसमें कि हम लोग उठा तो लेंगे ठीक है वैल्यूज, हाँ पर जो फाइनल CSV बनेगी, अगर मान लो हम लोग CSV बेसिकली हम एक्सेल में भी खोल लेते हैं, तो वो तो फटेगी ना फिर इससे, अगर कॉमा बीच में आ जाएगा वो उसे लाइन ब्रेक करके नीचे चला जाएगा या फिर हाँ हो सकता है एक्सेल, क्योंकि एक्सेल में तो होता है ये दिक्कत। तो ज़्यादातर हम लोग एक्सेल में खोलते ही नहीं है, मतलब सबलाइम टेक्स्ट में अच्छा। खोलेंगे या उसमें खोलेंगे। हाँ ठीक है, वो ठीक है, तो ठीक है, वो फिर बोलता ठीक भी, एक्सेल बोलता भी है कि डेटा लॉस में होने के चांसेस है, हाँ। ठीक है। तो एक यहाँ पे नोट करने की चीज़ ये है कि ये जो पूरा रिप्लेसमेंट टेक्स्ट है ये एक ही लाइन में हो, बस ये कुछ करना 2 लाइन में या 3 लाइन में ना, मतलब दूसरी लाइन में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ट्राई किया था शायद दूसरी लाइन में हो जाए, बट हो नहीं पा रहा था, उसको एक ही लाइन में ही चाहिए पूरा, तो वरना आगे फेल हो जाता है, ठीक से वो रिप्लेस नहीं कर पाता है टेक्स्ट को, ठीक है। ये सेट हो गया, प्रॉपर्टी सेट हो गई हमारी। बाकी और देख लेता हूँ, और कुछ तो नहीं करना, नहीं, ठीक है। अप्लाई कर दो। अब इसके साथ अटैच करना है। अब हमारा जो है अलग अलग क्या है, जो भी जेसन आ रहा था कि सॉरी जो भी कॉलम वैल्यूज आ रहे थे वो अब CSV फॉर्मेट में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये रिप्लेस टेक्स्ट उसको कर रहा है, पर क्या कर रहा है, हर एक मतलब ये डॉक्यूमेंट का या हर एक जेसन का एक अपना CSV, एक अपना रो आ रहा है, ठीक है, कॉमा टाइप, एक कॉमा सेपरेटेड रो आ रहा है हर एक अपने का। तो मुझे क्या चाहिए कि सारे एक मर्ज हो जाएं, सबके अलग अलग टाइप के रोज आ रहे हैं, अब सबको एक मर्ज करके एक ही टेबल स्ट्रक्चर टाइप का मुझे देखना है, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से प्रोसेसर ऐड करेंगे जिसको कहते हैं मर्ज कंटेंट, मर्ज कंटेंट, ठीक है। तो ये अटैच करेंगे। बाकी इसके साथ यहाँ पे ड्रैग करो, और यहाँ मुझे सक्सेस से लेना देना है, इसको ऐड करती ये सही अपने स्टॉप स्टेज में आ जाएगा, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। अब इसको राइट क्लिक, कॉन्फ़िगर, ठीक, सेटिंग्स में देख लेते हैं एक बार। मुझे सिर्फ मर्ज से लेना देना है, इसलिए ओरिजिनल और फेलियर को टर्मिनेट कर दूंगा। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ये मर्ज की स्ट्रेटेजी कुछ होती है बिन पैकिंग एल्गोरिथम, तो उसका यूज़ करके ये मर्ज करेगा, ठीक है। बाकी मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज, मतलब एक मान लो टेबल में ये 1000 रोज, या एक CSV फाइल में ये 1000 रोज डालेगा, और फिर और ज़्यादा होंगे तो वो अगले CSV फाइल में चला जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास जो भी सारे आ रहे हैं वो सब इंडिपेंडेंटली एक एक रो आ रहे हैं, हम सबको मर्ज कर रहा है, तो एक फाइल में वो 1000 रोज मर्ज करेगा, देन अगली फाइल में 1000 रोज मर्ज करेगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है। और क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे सेट करनी होती है, डेलिमीटर स्ट्रेटेजी। यहाँ पे ये बताना है कि डेलिमीटर स्ट्रेटेजी हमारा टेक्स्ट टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, हाँ ठीक है। डेलिमीटर स्ट्रेटेजी जो हमारा है टेक्स्ट टाइप का है, फाइल नेम टाइप का नहीं है। यहाँ पे फाइल नेम था ना, फाइल नेम टाइप का नहीं है, क्योंकि जो भी डेटा आ रहा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है, एक फाइल नेम मतलब एक रो में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वही बताना है, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का है, वरना वो क्या अगर हम यहाँ पे फाइल नेम कर देंगे ना, तो जो भी मर्ज वाले आ रहे हैं, एक रो आया, दूसरा रो आया, तीसरा रो आ रहा है, तो वो सबको एक ही पहली लाइन पे वो मर्ज कर देगा। ये पहला रो आ रहा है तो उसके साथ दूसरा रो अटैच हो जाएगा, फिर ऐसे तीसरा रो अटैच हो जाएगा एक ही लाइन में, अगर हम फाइल नेम पे रख देंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे तब यहाँ पे समझेगा कि ठीक है टेक्स्ट की तरह लिखना है। और यहाँ पे डिमार्केटर मुझे देना पड़ेगा, कैसे, यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के एंटर दबा दूंगा, दैट मीन्स कि मैं न्यू लाइन यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक यहाँ पे रो आए, उसके जस्ट न्यू लाइन पे दूसरा रो अटैच हो जाए, मतलब मर्ज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लाइन, शिफ्ट एंटर दबाया तो ये न्यू लाइन आ गया, ओके दबाओ, तो यहाँ पे न्यू लाइन जैसा ही दिखा रहा है, यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है, बट दिस इज अ न्यू लाइन, क्योंकि वरना आ जाता नो वैल्यू सीट अगर एम्प्टी होता तो, ठीक। तो इसको अप्लाई कर दो, बाकी वो तो मैंने कर ही दिया था। मर्ज, यहाँ पे डेटा सारे मर्ज कर देंगे। देन उसके बाद क्या करना है हमें, फाइनल
कि डेटा मर्ज हो चुके हैं, फाइल आ रही है एक हज़ार की रोज बन के CSV फाइल, उसको हमें डालना है अपने बकेट में। ठीक, तो बकेट के लिए एक प्रोसेसर होता है जिसको कहते हैं पुट S3 ऑब्जेक्ट। ये एक बकेट होता है जो S3 में आपका डेटा डाल देगा। थोड़ा ऊपर इसको यहाँ से इसके साथ अटैच करेंगे, हमें सिर्फ मर्ज से लेना देना है, इसलिए ऐड कर दो। ये अपने स्टॉप डेट इसमें आ गया, फिर इस पर राइट क्लिक, कॉन्फ़िगर, सेटिंग्स में जाएंगे। अब यहाँ पे ये हमारा फाइनल स्टेज है, ठीक है, जो ये है, इसके आगे हमें कहीं जाना नहीं है। तो इसका जो आउटपुट वाला डेटा आएगा वो कहीं भेजना नहीं है हमें, ठीक है। तो इनपुट लेके वो अपना डायरेक्ट पुट कर दे S3 ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो आउटपुट यहाँ से बाहर निकलने वाला है वो कहीं हमें करना नहीं है, तो इसलिए मैं दोनों ही टर्मिनेट कर दूंगा, फेलियर और सक्सेस, क्योंकि अब कहीं ये जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट स्टेप है इसका। तो ये दोनों ही टर्मिनेट कर दिए, फेलियर और सक्सेस। एंड प्रॉपर्टीज़ में हमें सेट करना है कि क्या, पहला आता है ऑब्जेक्ट की, कि मतलब किस टाइप का आपका फाइल होना चाहिए। तो जो भी फाइल नेम आ रहा है और .csv लिख देता हूँ, कि मतलब CSV फॉर्मेट में डेटा सेव करे। और बकेट यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका बकेट का नाम क्या है, और रीजन हम लोग अपना मुंबई में चलाते हैं, तो एशिया पैसिफिक मुंबई वाला सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक बकेट बनाएंगे अपना। तो अपने इस पे चलते हैं AWS पे, यहाँ पे लिखते हैं बकेट, और यहाँ पे अगर अपना प्राइवेट बकेट रखना चाहते हो तो एक्सेस की आईडी, सीक्रेट एक्सेस की जो होता है अपना AWS को, वो सब लिखना पड़ेगा, क्रेडेंशियल फाइल ये सब भी बताना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी हम लोग पब्लिकली एक बकेट बनाएंगे, मतलब अश्विनी, अगर जैसे अभी वहां पे हमने CSV लिखा, जो मतलब ठीक है, जरूरी भी है, हमने CSV में सेव किया है, अगर हम बाई चांस वहां पे पार्के डाल दे तो पार्के में सेव कर देगा, मतलब वो रेलेवेंट पार्के फाइल होगी? चलो चेक कर लेंगे, अभी मैंने कभी किया नहीं, पर ठीक है एक बार चेक कर लेंगे। फॉर्मेट तो हमने स्केच किया, पहले CS में डाल के देखते हैं, फिर पार्के में कर लेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो कर देगा, बट वही है कि ओपन करते ही शायद कुछ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में आएगा नहीं, क्योंकि पार्के जो है कंप्रेस करके रखा तो है। वो तो हम उससे चेक कर लेंगे ना, अमेज़न का जो टूल होता है, ग्लू वाला, क्रॉलर करके जो भी आता है। नहीं ग्लू नहीं, अरे यार नाम भूल गया, मैं अभी बताता हूँ। अरे अथेना से जिससे करते हैं ना, अथेना, हाँ, तो अथेना पे चलाना पड़ता है पहले ग्लू से, कि भैया इसको रीड करके लाओ। अथेना तो सिर्फ डेटाबेस को दिखाता है, ठीक है। न्यू एक्सटर्नल टेबल वगैरह बना के कर सकते हाँ, हैं तो ना। एक्सटर्नल टेबल बनाने के लिए वही ग्लू का यूज़ करना पड़ेगा, जो क्रॉल करेगा डेटा पे, मतलब पूरा पाइपलाइन, और उसके हिसाब से पार्क की फाइल को रीड करके अपना से एक टेबल बना देगा। पर ठीक है, अभी हम पहले से जो मेन मोटिव वो करते हैं, बकेट बनाते हैं, एक क्रिएट बकेट, यहाँ लिख देते हैं माई नाइफाई आउटपुट डेटा टू गेट। तो ये हो गया, बाकी इसको रहने देते हैं। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, नहीं भाई मुझे पब्लिकली ऑफ करना है, मतलब मुझे पब्लिकली ओपन करना है, इसलिए ये बाकी यहाँ पे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है बकेट के साथ, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, क्रिएट बकेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा कहाँ गया, माई नाइफाई आउटपुट डेटा टू गेट, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर कुछ चीज़ें और पॉलिसीज ऐड करनी पड़ेगी। अभी तो एक्सेसिबल है कि पब्लिकली इस बकेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, पर इस बकेट को कोई मॉडिफाई या डेटा पुट करने वाला जो चीज़ है वो अभी क्या कहते हैं, मतलब डला नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि परमिशंस पे जाके, ये तो सही है कि ब्लॉक ऑल पब्लिक ऑफ हो रखा है, ठीक है, पर एक पॉलिसी अटैच करनी पड़ेगी। यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे पॉलिसी अटैच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने पॉलिसी यहाँ पे लिख रखा है पहले से, ये वाली बकेट पॉलिसी, इसको एक बार देखते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इन दोनों जगह पे आपको अपना ARN देना है बकेट का, तो ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे /* से पहले यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको भी यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। वर्जन है, मतलब बकेट पॉलिसी की कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो अभी तक का 2012, 10, 17 वाला वर्जन चलता है, तो ये ला सकते हैं। कैसे आया, अगर मैं हटा भी दूँ ना, यहाँ से ऐसे हटा दूँ और ऐड न्यू स्टेटमेंट कर दूँ, तो ये अपने आप आ भी जाता है यहाँ पे, ठीक है। वर्जन आ जाता है, स्टेटमेंट SID अपने से बना देता है, कुछ प्रिंसिपल होता है, इफेक्ट होता है, एक्शन होता है, ये अपने आप से बना देता है। तो वही पॉलिसी मैंने पहले से बना रखी है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी करके कुछ भी पॉलिसी बनाना, तो यही ऐड न्यू स्टेटमेंट क्लिक कर दो और अपने हिसाब से पॉलिसी कर दो। है कि यहाँ पे SID, मतलब जो भी है एक टाइप की
आइडेंटिफायर दे दिया इसको, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 नाम से आइडेंटिफायर दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो। इफेक्ट अलाउ मतलब जो भी चीज़ है वो सब चीज़ अलाउ करनी है। प्रिंसिपल मतलब कि सारे यूजर्स जो भी इसको एक्सेस करना चाहें इस बकेट को, तो इसलिए स्टार लगा हुआ है। सारे यूजर जो भी इस बकेट को एक्सेस कर रहा है सब यूजर्स के लिए अलाउ कर रहे हैं हम लोग। एक्शन जैसे S3 में पुट हो गया, S3 में गेट हो गया, S3 में डिलीट हो गया, ये सारे एक्शंस होते हैं, तो सारे टाइप के एक्शंस भी, ठीक है। तो सारे टाइप के एक्शंस भी इसलिए यहाँ पे स्टार दिया गया हुआ है। और रिसोर्स मतलब क्या किसके साथ, तो एक तो बकेट के अंदर वाली चीज़ें, ये स्लैश डाल के स्टार, बकेट के अंदर वाली चीज़ के साथ कोई भी टाइप का एक्शन, कॉमा जो बकेट खुद है उसके साथ भी कोई भी टाइप का एक्शन, मतलब बकेट के विदिन भी सारे, मतलब बकेट के अंदर जो भी फाइल्स हैं उस सब के साथ भी जो भी डिलीट करना होगा, पुट करना होगा, वो सारे एक्शंस ये मतलब इस बकेट के साथ जो भी यूज़र आएगा वो कर सकता है। और जो बकेट खुद है उसके साथ भी कुछ उसकी पॉलिसी चेंज करनी होगी, इसका नाम चेंज करना होगा उस टाइप का, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे हम कॉमा दे के अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ आ गया इस पूरे पॉलिसी में हम क्यों लिखें, कैसा लिखें। ठीक है, यहाँ पे नीचे आके सेव चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड एरर, पॉलिसी हैज़ इनवैलिड रिसोर्स, ठीक है। अच्छा, ये मैंने नाइफाई आउटपुट दे दिया, मुझे फिर से अपना ये वाला देना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट, तो ये हो गया। अब क्या करना था, हाँ सेव करना था। सब सही है, सेव हो चुका है, हमारा बकेट तैयार हो चुका है। इस बकेट का नाम कॉपी करूँगा मैं यहाँ से और नाइफाई फ्लो के बकेट में यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब जैसे पुट करते हैं ना, ये अपने आप एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है। नाइफाई का पता नहीं क्या है, स्पेस बहुत लेने का आदत है इसको, तो यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे, एक स्पेस हटा देंगे, ठीक है। स्पेस रहेगा तो इनवैलिड बकेट नेम आएगा या लिखा होगा कि बकेट का नाम आपने सही से दिया नहीं, मिल नहीं रहा मुझे। तो ये ऐसा गलती हो रहा था, सुबह बहुत परेशान था, तो अब पता चला कि भाई ये स्पेस दे रहा था एक्स्ट्रा, उसकी वजह से हो रहा था, ठीक है। तो जहाँ भी देखना कि स्पेस आ रहा है भाई बैक स्पेस कर देना, क्योंकि स्पेस नाइफाई बहुत जगह ले लेता है। बाकी पब्लिक है तो और पब्लिकली है तो और ये सब लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं। और यहाँ सेटिंग्स में हमने ये सब बंदी कर दिया, प्रॉपर्टीज़ है, सब सही है, अप्लाई कर देते हैं। और ये भी रेडी है, इसलिए ये भी अपना स्टॉप स्टेज में आ गया, ठीक, ये हो गया है। अब ये हमारा नाइफाई किस में है, हमारे EC2 मशीन में है। EC2 क्या करने वाला है, कुछ डेटा उठाएगा HTTP से और S3 पे डेटा डालेगा। पर क्या इस EC2 को ये रोल मिला हुआ है कि S3 पे डेटा डाल सके, मतलब इस EC2 के पास क्या एक IAM रोल है जो इस बकेट को रोल तो जाके देखते हैं इस IAM रोल के पास क्या क्या इसके पास वो है इस EC2 के पास। तो यहाँ इंस्टेंसेस पे जाते हैं अपने संदीप वाले इस पे, और IAM रोल अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक। तो रोल ही नहीं मिला तो इसके पास एक्सेस भी नहीं होगा इस आउटपुट का, तो ये एरर फेंकेगा कि मतलब मैं इस बकेट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा रोल ही नहीं है जो अटैच है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रोल अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं, पहले एक रोल बनाना भी पड़ेगा इस EC2 के लिए, ठीक है। IAM रोल्स, तो एक ऐसा रोल बनाते हैं इस EC2 के लिए जो हमें S3 का फुल एक्सेस दे दे। कैसे होता है, एक क्रिएट रोल पे जाएंगे, AWS सर्विस होगा एक, क्या सर्विस का नाम है, EC2 नाम है इसका। क्या करना चाहते हो इसके साथ, नेक्स्ट करते पहले इसको क्या मतलब पॉलिसी देना प्रोवाइड करना चाहते हो, मैं लिख दूंगा S3 फुल एक्सेस वाला ये वाला चीज़, इस पर टिक करके नीचे आके नेक्स्ट, यहाँ पे बता देता है कि भाई क्या क्या अलाउ है, इफेक्ट ये सब ठीक है, वो सब ठीक है। क्रिएट रोल, अच्छा रोल नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दूंगा माई EC2 नाइफाई रोल, ये नाम दे देता हूँ माई EC2 नाइफाई रोल, क्रिएट रोल। ये रोल इसने बना चुका है, एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ बनाया कि नहीं, माई नाइफाई, अरे अच्छा EC2 नाइफाई रोल, इसको पॉलिसी मिल रखी है अमेजोन S3 फुल एक्सेस, ठीक है। अब यही वाला रोल मुझे अटैच करना है अपने इंस्टेंस पे। यहाँ पे जाऊँगा सिक्योरिटी, इस वाले सिक्योरिटी पे, एक्शंस पे जाके सिक्योरिटी पे जाके मॉडिफाई IAM रोल, चूज IAM रोल पे यहाँ पे माई EC2 नाइफाई रोल यहाँ पे आ रखा है और अपडेट IAM रोल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक। इसके साथ अटैच हो गया है, एक बार इस पर फिर से क्लिक करके यहाँ पे IAM रोल देख सकते हैं ये अटैच हो रखा है, ठीक है। अब ये डेटा को यहाँ पे राइट कर सकता है, चलो ठीक है। तो ये हो गया, अब हम लोग अपना नाइफाई को स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ हो गया, सब अच्छे से सेटअप हो चुका है, नाइफाई को स्टार्ट किया जाए। अपने HTTP से सबसे पहला काम है कि भाई रिस्पॉन्स लेके आए। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे दबाएंगे। हम चाहे तो
यहाँ से ये जो आ रहा था पहला जो यहाँ पे डायरेक्ट प्ले करेंगे तो सारे एक साथ यहाँ पे प्ले हो जाएंगे, चलना स्टार्ट करेंगे। पर हमारा क्या जो मशीन है, इंस्टेंस है, वो उतना ताकतवर या उसके पास उतना स्टोरेज या उसके पास उतना रैम नहीं है जो सारे को एक साथ एग्जीक्यूट कर पाए। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप वाइज जाएंगे, जिससे अच्छे से हम देख भी पाएंगे भाई हर एक स्टेप में हो क्या रहा है, और हैंग भी नहीं होगा या टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो ये बात है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके स्टार्ट करते हैं। ये प्ले वाले आइकन में आ जाएगा। जैसे जैसे कुछ हल्का सा वो दिखे क्यू बढ़े, तुरंत रोक देना, क्योंकि बहुत सारा डेटा एक साथ फैच कर लेगा ये। तो फैच कर लिया इसने, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, हटा हुआ रुको। 12 MB का इसने रोक लिया, 12 MB काफ़ी है कि थोड़ा और कर देते हैं। चलो ठीक है, 12 MB काफ़ी है, ठीक है। क्यू में इसने 17 कुछ रिकॉर्ड्स होंगे या 17 जो भी इसके पास क्यू में लाइन में डेटा होंगे वो होंगे, और 12 MB तक का इसने डेटा मतलब HTTP से रिस्पॉन्स ले लिया है। फिर क्या करेगा, ये एक एरे ऑफ जेसन होगा, उन सबको स्प्लिट करना पड़ेगा अपना अपना एक जेसन के लिए। तो ये वाला स्प्लिट को हम स्टार्ट करेंगे, स्प्लिट जेसन को। इसने तुरंत यहाँ पे 7 आ गया, 5 MB लेके आ गया, थोड़ा और चलने दे कि रोक दें। जैसे मतलब यही इतना सारा काफ़ी डेटा होता है, तो मैं यहीं पे रोक देता हूँ, वरना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, पर हमारा काम इतने में ही चल जाएगा, ठीक है। इसने स्प्लिट कर दिए। अच्छा, यहाँ पे हमें एक आउटपुट भेज सकते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स आया था ना, रिस्पॉन्स को देखना चाहो तो राइट क्लिक करो, लिस्ट क्यू पे क्लिक कर दो, ये बता देगा कि ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स आए। और यहाँ पे जो आई वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके वो रिस्पॉन्स देख भी सकते हो। तो देख सकते हो कि एरे ऑफ पूरा जेसन इसने पहला यही था कि पूरा कर पहले तो HTTP रिस्पॉन्स लेके आओ, तो वही सारा HTTP रिस्पॉन्स है हमारा, ठीक है। और ये भी वही सेम चीज़ है, अपने अपने हिसाब से सारा रिस्पॉन्स आ रखा है, इतना सारा रिस्पॉन्स ले लिया इसने। अगला वाला स्टेप पे क्या किया था, स्प्लिट कर दिया था हर एक को, क्योंकि अपना अपना वो आ रहा था, तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट वाले पे लिस्ट क्यू करा और देखा, यहाँ पे आई ऑप्शन पे जाके देखो हर एक जेसन को इसने स्प्लिट कर दिया, अपना अपना एक अलग से जेसन वैल्यू दे दी इसने, जेसन रो दे दिया। यहाँ पे क्लोज, तो इन सबका एक अपना अपना जेसन रो होगा, ठीक। अब ये जो स्प्लिट होके आ चुके हैं जेसन हमारे पास, इन सबको जो भी रिक्वायरमेंट वाले कॉलम्स हमने ऐड किए थे, क्रैश डेट, क्रैश टाइम, वही वाले से उठ के जाएं और आगे चले जाएं, मैच्ड वाले जो चीज़ है। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं और डेटा को आने देते हैं। आ गया है। जैसे यहाँ से पूरा फैच कर लेता है, वो क्यू खाली हो जाता है और यहाँ पे क्यू ये पूरा भर जाता है। जब ठीक है, अब इसको अब काम है नहीं आगे चलने का, इसलिए यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अब कुछ आने वाला भी नहीं, क्योंकि क्यू खाली हो चुका है। अब इसकी बारी क्या थी कि जो भी हमारे पास कॉलम वैल्यूज़ वाले आ रहे हैं डेटा, उन सबको CSV में फॉर्मेट करना है। मतलब एक रो आ रहा हुआ जेसन वाला, उसको CSV में कन्वर्ट करना है, ऐसे ही दूसरा को भी CSV में कन्वर्ट करना है। तो सबके CSV अपने अपने रो आ रहे होंगे, ठीक है। मर्ज वाला चीज़ यहाँ पे हो रहा है, तो ये सब एक इंडिपेंडेंटली एक अलग अलग अपना CSV रो आ रहे हैं। तो इसको चला देते हैं, इसका आउटपुट देखना है। क्या बोले थे? यही तो। अच्छा, तो देख लो, अभी भी वही है जो मुझे सेलेक्ट किया था, क्रैश डेट, क्रैश टाइम्स, ऑन स्ट्रीट नेम, ये सब वही सारे हैं। बाकी जो मोटरसाइकिल वाले थे वो सब नहीं है। ओ, मोटरसाइकिल वाले हैं क्या? नहीं, मोटरसाइकिल वाले नहीं। क्वेश्चन, मान लो किसी में 7 फील्ड जो तुमने सेलेक्ट करवाया है उसमें से 6 फील्ड्स हैं, तो उसमें बाकी वाले सारे आएंगे, फिर क्या कौन सा डेटा आएगा? मान लो तुमने 7 फील्ड सेलेक्ट करे, इसमें 7 या 6 फील्ड्स, और एक डेटा है जिसमें कि सातों के सातों थे, 7 में से एक कम है, हाँ, तो जैसे वो डेटा आएगा कि नहीं आएगा? वो भी आएगा, तो उसमें नल आ जाएगा। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर में पर्सन स्किल, पर्सन इंजर्ड, ये पेडेस्ट्रियन वाले ये सब नहीं, यहाँ पे नहीं डाले गए थे, ठीक है। बोरो, ठीक है, ये सब तो चीज़ डाली थी, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, अभी जो भी डेटा आ रहा है उसको पहले डाल के देखते हैं, ठीक है। ये इसका काम है क्या, CSV में, मतलब हर एक इंडिपेंडेंटली एक CSV रो बनाना। इसको स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है आई थिंक, क्योंकि इसको पर्टिकुलरली हर एक को कॉमा कॉमा करके लिखना है। चलो, नहीं टाइम लिया इसने, ठीक है, बढ़िया है। ये इसने लिया है। इस पर एक बार हम लोग वो देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। देखो, यहाँ पे कॉमा कॉमा करके इसने डेटा को ले आया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए तो अनस्पेसिफाइड तो वो था जो व्हीकल 2 का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। सेडान तो हमने ऐड किया था,
यहाँ पे वो नहीं कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। हाँ यहाँ एक्स्ट्रा पे डेटा नहीं आया यहाँ पे कम Extra डेटा data। दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ 2 और 0 नहीं आ तो रहा है यार। मोटरिस्ट फील्ड आ रहा है, साइकिलिस्ट 0 0 आ रहा है, साइकिलिस्ट अभी वाले तेरे में से आवाज आ रही है बंदे 2 और 0 किसका है? अच्छा, नहीं ये तो हमने किया था। हाँ, नंबर ऑफ पर्सन इंजर्ड और नंबर ऑफ पर्सन किल्ड, हाँ इसका नहीं आ रहा है। ठीक है, कंफर्म हो गया कि जो अब रो बंद के आ रहा है उसमें वो सिर्फ डेटा नहीं आ रहे हैं, नंबर ऑफ पेडिशन इंजर्ड और नंबर ऑफ पेडिशन किल्ड। ठीक है, ये 0 0 वाले नहीं, 2 और 0 वाला ये हमने इंक्लूड कर रखा था, तो ये वाले डेटा यहाँ पे दिख रहा है हमें, 2 और 0। ठीक है, एग्रेसिव ड्राइविंग, रोड रेज और अनस्पेसिफाइड जो ये था, अग्रेसिव ड्राइविंग अनस्पेसिफाइड, और ये बीच किसने स्किप कर दी जो हमने लिखे नहीं थे। फिर कोलिजन आईडी, व्हीकल टाइप कोड 1 और 2, तो ये यहाँ पे सेडान कोलिजन आईडी तो हमने शुरुआत में रखा था, इसलिए यहाँ पे शुरुआत में आ रखा है। ठीक है, सब बढ़िया सब बढ़िया। ये हो गया हमारे पास, तो एक कॉमा सेपरेटेड टाइप के हर एक रोज आ गए, उन सबको मर्ज करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये मर्ज कर देगा, इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसको रोक देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत काम है नहीं। मर्ज में हमने यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन में डालेंगे तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ पे डाल रखा था 1-1 हज़ार, मतलब हर एक फाइल जो बनाएगा एक फाइल वो 1-1 हज़ार एंट्रीज, 1-1 हज़ार रोज होंगे उसमें CSV के। तो ये इसने मर्ज कर दिया आई थिंक। हाँ, डेटा को यहाँ पे राइट कर लिया, मर्ज में आ गया। इसको अब रोक सकते हैं हम लोग। मर्ज के डेटा देख सकते हैं, लिस्ट क्यू, और इस पर क्लिक करके तो 1 2 3 4 ऐसे करके ये एक फाइल जो है वो 1,000 रोज की है। ठीक है, ऐसे ये सब भी होंगे, ये वाला भी देख लेते हैं, ये भी 1,000 का ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मर्ज करके इसने इतनी सारी फाइल्स बना ली। अब इन सारी फाइल्स को इसको डालना है अपने ऑब्जेक्ट, अपने S3 बकेट में। तो इसको भी यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, और इनपुट ये ले लेगा 1.14 MB। तब तक हमें अपने बकेट में ये आ गया 1.4, ये रीड कर लिया इसने। राइट मतलब ये आउटपुट कहीं देना नहीं है क्योंकि हमने टर्मिनेट कर रखा था सक्सेस और उस सबको फेलियर को। तो इसका काम था पुट करने का। तो हम यहाँ पे अपने बकेट में जाके देखेंगे ऑब्जेक्ट्स में जाके कि अभी रिफ्रेश करो इसको, और आ गया CSV फॉर्म में। हमें जितने भी हमने पार्टीशंस बने थे सारे वो सब आ गए। एक CSV फाइल को क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और ये ऐसा एक्सेल में खोल दे रहा है डायरेक्ट, कोई बात नहीं। पर ठीक है, हमारे में हेडर थे नहीं इसलिए हेडर आए नहीं, और सिर्फ डेटा ही आए। हेडर को हमने लाया नहीं था तो सारे डेटा आ गए। ठीक है, मज़ा आ गया। और एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, करना है चेक। ठीक है, ये क्यूल में अभी भी है तो इसको फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा डेटा और इकट्ठा कर लेगा 7 MB लगभग। उसको हम इस बार इस पर तब तक मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्केट, PARQUET। उसको रीड करने के लिए वो सब चलाने की जरूरत नहीं है, तो ऑनलाइन पार के रीडर भी आते हैं, वहाँ डाल दिए। चलो भाई स्टॉप हो जाए, बहुत हो गया। फिर इसको चलाते हैं। जल्दी आजा, मैच डा जा। इसको रोक देते हैं, इसको स्टार्ट। स्टॉप, इसको स्टार्ट।
अच्छा ये खाली कर दिया हमने क्यों, इसीलिए। खाली होगा, यहाँ पे आ गया, मर्ज देख लेते हैं एक बार। चलो, सब सही लग रहा है। अब इसको फाइनल पार्क के फॉर्मेट में देखते हैं डालता है कि नहीं। उससे पहले सब उड़ा देते हैं यहाँ पे बकेट में जो था। ये सेलेक्ट, डिलीट, परमानेंटली डिलीट, कमांड से कमांड भी डिलीट, क्लोज, स्टार्ट। पार्केट में आ गया। पार्केट को कैसे खोला जाए भाई? रीडर होगा ना कोई ना कोई, ऑनलाइन रीडर भी होगा। ऑनलाइन होगा भाई। तुम्हारे पास था ना एक ब्राउजर करके, क्या था वो जो पार के फाइल को खोलता था, एक रीडर था तो सही। पार्केट को मुझे नहीं पता यार। लॉन्च गो कहाँ से होता है, ऐसी कुछ हो जाएगा। सॉरी, limited some features on a clip, alternative you can drag or go. पे एज यू गो। अरे भाई आगे कुछ है? हेलो, नेक्स्ट वेबसाइट। एक्सपेक्टेड मैजिक नंबर एट टेल बट फाउंड 696783। मतलब हो सकता है इसने पार्केट बना तो दिया, पर वही है कि रीडेबल ना हो, या मतलब सही से पार्केट ना बनाई हो उसने। असली लोकल में स्पार्क के कोड से कर लो, इफ यू वांट टू रीड, तुरंत हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं। डॉट पी वाई कमांड बी, पार्केट फाइल का लोकेशन यही है, यहाँ से राइट क्लिक, कॉपी एज पाथ नेम, सही लग रहा है सब। स्पार्क सबमिट टेस्ट, ओके, टेस्ट पार्केट। यही बोल रहा है, इज नॉट अ पार्केट फाइल, एक्सपेक्टेड मैजिक नंबर एट टेल बट फाउंड 696783। मैजिक नंबर, जादू। तो वो वैलिड पार के नहीं बनाया उसने, बस बोलने के लिए बना बस, दिया। हाँ, बोलने के लिए बना दिया। कैन नॉट रीड फाइल फुटर, जो भी है रीड फाइल फुटर, प्लीज एंश्योर दैट फाइल इज आइदर ORC और पार्के फॉर्मेट, इफ नॉट प्लीज। अच्छा, अगर इसका फॉर्मेट हम CSV करके चेंज करके चला के देखें इसको, तो भाई कोई सेंस नहीं बनाती ये बात तो। कर देते हैं। अरे तू समझा नहीं, जो सेम फाइल है उसको अगर तू मतलब लास्ट में वो चेंज करके देखेगा अगर, तो पता चलेगा ना कि वो CSV बना रहा है, मतलब इंटरनली बस बोलने के लिए, हमें सेटिस्फाई करने के लिए उसने बोल दिया कि पार के ले लो तुम लोग। पॉसिबल नहीं है भाई। ये देखो पॉसिबल कर दिया। अरे अब भाई बोलियो, अब बोलियो। मतलब उसने सिर्फ एक्सटेंशन ऐड कर दिया, हमारा सारा काम तो CSV की तरह ही था। सही बात है। एग्जैक्टली यही हुआ। फाइल साइज भी सेम है, 120 KB की है दोनों। मतलब उसने सारा काम तो CSV की तरह करा, बाद में उसे एज अ CSV को .py नाम से सेव करवा दिया, बस उसने और कुछ नहीं करा। जैसे हमने अभी कर लिया वैसे उसने कर दिया। चलो ठीक है, तो ये पहला पार्ट है हमारा इसका। सेकंड हमने कहाँ तक का अभी कर लिया है हमारा फ्लो चार्ट।
यहाँ से डेटा S3 पे डाल दिया है। अब EMR बनाएंगे हम लोग कल, उससे डेटा S3 से रीड करेंगे, ठीक है, और स्पार्क पे एनालाइज भी करेंगे थोड़ा बहुत, और लॉग्स टेस्ट की मदद से हम लोग डेटा को ओपन सर्च मतलब इलास्टिक सर्च पे डेटा डालेंगे, किबाना से कुछ चार्ट वार्ट बनाएंगे, तो फिर उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक सब लोग ट्राई करेंगे। ओके, ठीक है।